दोस्तों कहते हैं एंडिंग 2024 से स्टॉक मार्केट अंडर प्रेशर है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि उसने हम इन्वेस्टर लोगों को अंडर प्रेशर ला दिया है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। लोग क्या सोच रहे हैं कि यार अब तो कोई रिटर्न नहीं बन रहा, 2025 में भी कोई रिटर्न नहीं बना, तो अब क्या करें, एग्जिट ले ले, स्टॉक मार्केट संन्यास ले ले। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया नया इन्वेस्ट करने वाले थे और ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन लास्ट ईयर तो कोई रिटर्न आया नहीं है, तो अब हम क्या करें, इन्वेस्ट करें भी या नहीं। तो भाई यही गेम है स्टॉक मार्केट का। कभी बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, कभी साल साल भर कोई रिटर्न्स नहीं देता। आज की इस वीडियो में 4 चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर फर्स्ट, मार्केट वीक क्यों है, क्या रीजंस हैं इस चीज़ के। नंबर सेकंड, कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस क्या हैं और कब है। नंबर थर्ड, अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है और जब होता है तो कौन से सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा, कौन से सेक्टर्स भागेंगे। और नंबर फोर्थ, उसकी तैयारी में अगर मैं आज एसआईपी कर रहा हूं या शुरू करने वाला हूं तो मैं अपना पैसा फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ कहां डालूं आज से ही, सो डैट नेक्स्ट बुल साइकिल जब भी आए फायदा मेरे को भरपूर मिले। तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो पिछले 1-1.5 साल से ये मार्केट रुला क्यों रहा है, इसके रीजंस लेट्स चेक। एफआईआई बेचे जा रहे हैं, मतलब आज उनको एहसास हुआ है कि इंडिया ने 1947 में बोला था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज वो भारत छोड़ रहे हैं, सारे पैसे निकाल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ वो बेच चुके हैं 2024 से। तो लास्ट ईयर भी वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा, इस साल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा। एक्यूमुलेटिवली इतना इन्होंने बेचा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, हमारी DIIs, हमारा रिटेल। लेकिन जब वो सेलिंग प्रेशर जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से प्राइस तो फॉल होता ही होता है। दूसरा बड़ा रीज़न रहा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से लोग बैंक में पैसा रखना या बॉन्ड्स में पैसा रखना प्रेफर करते हैं रादर देन स्टॉक्स में। और उससे भी खतरनाक रीज़न ये था कि इंडियन कंपनीज ने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो पैसा क्यों डालेगा कोई भी। और वैल्यूएशन कंसर्न्स थे क्योंकि कंपनीज ओवर वैल्यू हो चुकी थी बहुत टाइम से। 2003 और 2023 और 2024 का जो रैली आया था बड़ा वाला, तो उन्होंने कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो उसको भी तो ठीक होना था। यहाँ पे हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं क्रैश आया, हम बोलते हैं नहीं, करेक्शन है ये भी, क्रैश नहीं है। क्रैश बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये मार्केट करेक्शन है। और जब कभी भी मार्केट करेक्शन होता है लोग थके हारे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार, नहीं पैसा नहीं डाल सकते। उसी टाइम पे इंटेलिजेंट लोग पैसा डालना शुरू करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हार के बाद ना एक जीत भी होती है, ठीक। तो उस सिचुएशन में जब स्मार्ट लोग पैसे डालते हैं वही नेक्स्ट बुल रन की तैयारी करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा कब। भाई उसके लिए बहुत सारी चीज़ें तो रिक्वायरमेंट है। रातों रात तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि आज यहाँ पे हुआ, आज क्लोज हुआ था निफ्टी यहाँ पे और अगले दिन पता चला कि रिवर्सल हो चुका है, 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर खुला है। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं। पहली प्री रिक्विजिट हम जो बोलेंगे वो है कि FIIR बेचना बंद करे इंडिया से, अंग्रेज़ों भारत मत छोड़ो। और दूसरी चीज़ जो है वो कंपनीज को अर्निंग्स थोड़ी सी अच्छी देनी पड़ेंगी। तो जब ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो टेक्निकली हम बोलेंगे कि निफ्टी अपना रेजिस्टेंस पकड़े ज़रूरी और सारे मूविंग एवरेजेस ना क्रॉस कर ले, और फंडामेंटली FIIs या रुक जाओ और कंपनीज प्लीज़ अर्निंग्स अच्छी दो, तब जाके क्या हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा। और ट्रेंड रिवर्सल ऐसा नहीं होता कि हम लोग बोलेंगे यार ट्रेंड रिवर्सल जो ही होगा तो हम पैसा डालना शुरू करेंगे। नहीं यार, सस्ता माल उस टाइम पे ना बिक चुका होगा, अब शुरू हो जाएगा महंगा वाला माल बेचना मार्केट में। तो बेटर है उससे पहले ही इन्वेस्टेड रहो, सो डैट आप ट्रेंड रिवर्सल का फायदा उठा सको। तो दुनिया भर के एनालिस्ट्स का मानना है कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बनेंगे 3rd क्वार्टर ऑफ 2026 में। डैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के बाद ही। तो उससे पहले ही इन्वेस्टेड हो जाओ सच डैट आप उस ट्रेंड रिवर्सल को कैपिटलाइज कर पाओ। तो जब मार्केट रिवर्सल आता है, ट्रेंड रिवर्सल आता है, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इसको लीड करते हैं ट्रेंड रिवर्सल को। तो पहला जो फैक्टर है जो बुल मार्केट को लीड करता है वो है हमारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि बिकॉज दे आर द बेस्ट चॉइस ऑफ द FIIs। FII उन्हीं को खरीदते हैं। नंबर सेकंड इज, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स जो है हमारी कंट्री में
उनको इकोनॉमिक साइकिल्स बहुत सारा पैसा दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। नंबर थर्ड इज डिफेंस एंड पीएसयूज, क्योंकि उन पे खर्चा कौन करता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट, तो उनका तो ग्रोथ नेचुरल ही है। नंबर फोर्थ इज हाई बीटा लार्ज कैप्स एंड नेक्स्ट 50 स्टॉक्स। उनके साथ क्या होता है? उनका बीटा हाई है तो रिकवरी आउट परफॉर्म कर जाता है। और नंबर फिफ्थ लास्ट इज मेटल्स एंड सिक्लिकल्स। जो भी मेटल्स और सिक्लिकल्स में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर्स, वो लोग भी उस टाइम पे एक्सप्लोड कर जाते हैं ड्यू टू देयर ग्रोथ रिटर्न्स। तो यहीं पे पैसा बढ़ता है एकदम बुल साइकिल में, तो आपको पैसा यहीं पे लैंड करना होगा। तो अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता हूं हर महीने 10,000 रुपये आज से, ताकि मैं नेक्स्ट बुल साइकिल को एनकैश करूं, तो मैं कहां करूं? तो मैं कुछ ऐसे कर लेता। 10,000 में से, ये एग्रेसिव अप्रोच रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनेगा, रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। 10,000 में से 3,000 में डायरेक्टली बैंक निफ्टी ईटीएफ में डालूंगा। 3,000 क्यों? क्योंकि बैंक्स जो हैं रिवर्सल को लीड करते हैं, ये लीडर होते हैं जब कभी भी रिवर्सल होता है, क्योंकि एफआईआई का पैसा इधर ही है। 2,000 रुपये में डायरेक्टली निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में डालूंगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पे हाई बीटा रिटर्न्स मिलते हैं मेरे को कभी भी। उसके बाद 2,000 रुपये में डालूंगा डिफेंस या पीएसयू ईटीएफ में, दोनों में से किसी एक में, क्योंकि इन पे खर्चा बहुत होता है गवर्नमेंट का, तो इसको गवर्नमेंट स्टिमुलेट कर सकती है उस टाइम पे। उसके बाद 1,500 रुपये में डालूंगा मेटल या इंफ्रा ईटीएफ में, क्योंकि ये दो सेक्टर्स हैं जहां पे पैसा बहुत ज्यादा जाता है जब कभी भी इकोनॉमिक रिवर्सल आता है, कंपनी में कंट्री की इकोनॉमी बढ़ी है तो इन्हीं दोनों में जाता है, तो मेटल में या तो इंफ्रा में 1,500 रुपया। और उसके बाद 1,500 रुपीज में डालूंगा कोई 2 ब्लू चिप कंपनीज में। ब्लू चिप कंपनी से मेरा मतलब है जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एल&टी हो गया, बेल हो गया, या टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील एटसेट्रा एटसेट्रा, इन कंपनीज में मैं डाल सकता हूं, क्योंकि ये कंपनीज क्या करती हैं? क्वालिटी अल्फा जनरेट करते हैं। तो ये मैं शॉर्ट टर्म का नहीं बोल रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको पोजीशनिंग एडवांस में रखनी पड़ती है, सो डैट लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बन जाए। तो दोस्तों, पैसा नहीं बनाया जाता कि अगर आपको आइडिया आ जाता है कि टॉप्स कब आएंगे, बॉटम्स कब आएंगे, उस तरीके से बड़ा पैसा नहीं बनता। उस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ये तब बनता है जब सब फेयरफुल हों, सब डरे हुए हों, सब एग्जिट लेना चाहते हों, सब मार्केट के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, और उस टाइम पे आप मार्केट के लिए ऑप्टिमिस्टिक है और आप सोच रहे हैं कि सस्ते में सेल लगी हुई है स्टॉक्स की, और आप जाते हैं और खरीदना शुरू करते हैं। जब लोग और ज़्यादा पैनिक मोड में होते हैं, आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। और जो ही रिटेल इन्वेस्टर, जो ही पूरा मार्केट आ जाता है, यार ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, अभी के टाइम पे पैसा डालना ज़रूरी है, अभी के टाइम पे पैसे डालेंगे, तो उस टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट बचाना है, कुछ बुक करना है, और जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी उस टाइम पे उसको अप्लाई करना है, सो डैट आप बड़ा पैसा बनाओ। सो दिस इज एहसान एंड यू आर वाचिंग फिल्म ज्ञान विद एहसान। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को ज़रूरी लाइक शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम लक से नहीं आता, ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको टाइम टू टाइम समझाता हूँ।